Okay, students, now we'll start our next topic. This is about our oceans. What is the oceans? We know that the great bodies of water make up 71% of Earth's surface. हम लोग जानते हैं कि हमारी ज़मीन का तकरीबन 71% हिस्सा जो है वो पानी से कवर है, पानी ने जिसको ढांपा हो गया, और उनको हम ओशंस कहते हैं। हम लोग बहुत से जो जियोलॉजिस्ट हैं उनके मुताबिक ज़मीन पर सिर्फ 3 बड़े ओशंस हैं, ओनली 3 ओशंस। उनके मुताबिक सबसे पहला उनके मुताबिक ओशन है अटलांटिक ओशन, सेकंड ओशन है उनका पैसिफिक ओशन, और थर्ड वन है उनका इंडियन ओशन। इसके अलावा जो आर्कटिक ओशन है, जिसको हम कंसीडर करते हैं कि ये भी ओशन है, लेकिन जियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये ओशन जो है वो अटलांटिक ओशन का पार्ट है। ये वाला ओशन जो है किसका पार्ट है? अटलांटिक ओशन का पार्ट है। इसको वो अलग से ओशन कंसीडर नहीं करते हैं। इसके अलावा जो साउथ पोल है, साउथर्न एशियन है हम लोगों का, वो भी सराउंडिंग है अंटार्कटिका के, जो कि बहुत छोटा है, स्मॉल, और उसको भी ये अलग से ओशन कंसीडर नहीं करते। उसको ये लोग क्या बोलते हैं? सीज और बाइस कहा जाता है। किस ओशन को? साउथर्न ओशन को। अक्सर जियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये भी ओशन नहीं है। द एवरेज जो गहराई है उसकी समुंदर की वो तकरीबन 4000 मीटर तक होती है, लेकिन मरीना ट्रंच जो जगह है पैसिफिक ओशन में वो तकरीबन 11,022 मीटर है और मोर देन 11 किलोमीटर गहरी है। अगर माउंट एवरेस्ट, जिसकी अपनी है 8,848 मीटर सीटिंग है, जो इसके अंदर भी बिठा दी जाए तब भी वो उसके अंदर जगह रहेगी। हमारी ज़मीन के ऊपर पानी के बगैर ज़िंदगी का कोई वजूद नहीं है। समुंदर या ओशंस ना हो तो ज़मीन के ऊपर, अर्थ के ऊपर ज़िंदगी का वजूद नहीं रहेगा। यहाँ का टेम्परेचर कभी भी 100 डिग्री से कम नहीं होगा। ओशंस क्यों इम्पोर्टेंट है? उसके कुछ रीज़न्स भी हैं। सबसे पहला रीज़न उसका ये है कि ये सोर्स ऑफ रेन, के बारिश का ज़रिया है, जिसके ऊपर हमारी ज़िंदगी और हमारी फसलों का इन्हिसार है। अगर बारिश हो रही है तो ही हमारी फसलें भी काश्त हो रही हैं। दूसरा इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ज़मीन का टेम्परेचर। समुद्रों की वजह से, ओशंस की वजह से हमारी अर्थ का टेम्परेचर रेगुलेट रहता है। यहाँ पर जितना एक इंसानी ज़िंदगी के लिए या दूसरे रेप्टाइल जिसको अल्लाह ताला ने ज़मीन पर भेजा है, उन सब की ज़िंदगी के लिए मुनासिब टेम्परेचर जो होना चाहिए वो इन ओशंस की वजह से ही है। थर्ड वन, ये हमें ट्रांसपोर्ट मुहैया करती हैं, प्रोवाइड करती है कि पूरी दुनिया में हम इनके ऊपर से सफ़र करते हुए जहाँ भी जाना चाहें वो इजीली मूव कर सकते हैं। फोर्थ वन, ये हमें फूड प्रोवाइड करती हैं, जो फ़िश, सेलफिश, सी बीड्स एंड प्लांट कंटेंट, ये चीज़ें होती हैं जो समुद्री खुराक कहलाती हैं, जो समुंदर से हमें हासिल होती हैं, वो हैं। फिफ्थ वन जो है वो हमें समंदर जो है, ओशंस जो हैं, वो हमें प्रोवाइड करते हैं, सप्लाई करते हैं मिनरल्स, ऑयल्स, गैसेस। तो अगर ओशंस ना हो तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो हमें मिल रही हैं ओशंस की बदौलत, तो वो कभी भी हम लोगों को नहीं मिलेंगी। तो ये इसके फ़ायदे हैं, इसका होना इंसानी ज़िंदगी के लिए, इंसानी ज़िंदगी के अलावा जितने भी यहाँ पर और मखलूक़ात हैं उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है वाटर साइकिल।
वाटर साइकिल क्या है? हम लोगों को पता है कि समुंदर जो है, जब पानी जो है समुंदर में से आबी बुखारात बनकर वो ऊपर जाता है, वेपर्स बनकर वो ऊपर चला जाता है और उसके नीचे साल्ट जो है, नमक जो है वो नीचे रह जाता है। ये नमक हासिल करने का भी अक्सर कराची में और दूसरे जहाँ पे समुंदर है ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है कि वहाँ पर पानी को बुखारात बनाकर ख़त्म कर दिया जाता है या उड़ा दिया जाता है और उसके नीचे नमक हासिल कर लिया जाता है। और ये हमारे एटमॉस्फेयर को भी ये बहुत ठंडा और मुनासिब रखता है। इसमें टिनी टिनी ड्रॉप्स जो होते हैं वो बुखारात बनकर हवा में शामिल हो जाते हैं, वहाँ से ये वापस बारिश की सूरत में ज़मीन पर आ जाते हैं। तो ये एक पूरा एक साइकिल होता है। कैसे? ये दरियाओं से या जहाँ से भी है पानी जो है वो बुखारात बनकर ऊपर जा रहा है, बादल बन रहे हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर क्लियर हो रहा है, वहाँ पे वो बारिश के सबब बन रहे हैं। सूरज की हीट की वजह से, उसकी एनर्जी की वजह से वो बादल जो हैं वो वहाँ पर बारिश बरसाने का मौजूद बनते हैं और वहाँ से पानी वापस समंदर में आ जाता है। वापस इसी तरह समंदर से या दरियाओं से पानी जो है वो आबो बुखारात बनकर ऊपर हमारे एटमॉस्फेयर में जाता है, हमारी फ़िज़ा में जाता है और वहाँ से वापस ये बारिश की सूरत में नीचे। तो ये एक सर्कल है, वाटर साइकिल है जो कि चलता रहता है और इसने हमेशा इसी तरह कायम रहना है। ये अपना 75% तकरीबन अपना जो पानी है ये यहीं से ये वापस समुद्रों में चला जाता है और इसी की मदद से हमारे ज़मीन का टेम्परेचर जो है वो हमारे ज़मीन का टेम्परेचर जो है वो तनासब में रहता है, टेम्परेचर में कोई इजाफा या कमी नहीं होने पाती। लेकिन जैसे ही ये अपने साइकिल से थोड़ा सा हटता है तो वैसे ही हम लोगों का टेम्परेचर हाई होना शुरू हो जाता है। जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा कि किस तरह वो ज़मीन के टेम्परेचर को नॉर्मल रखता है। इसी के एग्जांपल में अगर आपको दूँ तो आप देखेंगे कि कराची में जनवरी में टेम्परेचर 70.7 डिग्री सेंटीग्रेड और जून में टेम्परेचर 31.4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इनमें जनवरी और जून तक इनका डिफरेंस जो होता है वो 30.7 डिग्री हो जाता है। और लाहौर में जो है वो जनवरी में टेम्परेचर 12.2 डिग्री सेंटीग्रेड और जून में ये 40 डिग्री तक चला जाता है और इनमें डिफरेंस तकरीबन 27.8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये वजह क्या है? इसकी वजह बिल्कुल ये है कि कराची में क्योंकि समुंदर ओशन इसके बिल्कुल पास है, वो इसके टेम्परेचर को इतना ज़्यादा हाई नहीं होने देता, ये इसके टेम्परेचर को मुतदिल रखता है। लेकिन लाहौर जो कि गर्म इलाका है वहाँ पर टेम्परेचर सूरज की शुआएं बिल्कुल सीधी पड़े जिसकी वजह से वहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है और सर्दियों में टेम्परेचर उतना ही नीचे चला जाता है। लेकिन कराची में वो इसके टेम्परेचर को मुतदिल रखता है। ये तो हम लोगों ने समुंदर के फ़ायदे और ये कैसे वाटर साइकिल काम कर रहा है, कैसे ये हमारे टेम्परेचर को नॉर्मल रखता है, इन सब के बारे में पढ़ा। अब हम लोग ये देखेंगे कि इसके यूजेस क्या हैं, यूजेस ऑफ ओशंस क्या हैं। सबसे पहला ओशन का यूज़ क्या होता है? फूड, बिल्कुल खुराक। ओशन जो है, ये सी जो है, ये मेजर सोर्स ऑफ फूड है। ये हमें डिफरेंट तरह से खुराक प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हमें फिशेस दे रहे हैं, शेलफिश जो है वो दे रहे हैं। तकरीबन 19 मिलियन प्लस टन्स फिश जो है वो हम लोग यहाँ से हासिल कर रहे हैं। 90 मिलियन टन फिशेस जो हैं वो हम समुंदर से हासिल करते हैं हर साल, बल्कि इससे भी ज़्यादा, क्योंकि इसकी एक तो फ़िशेस की डिमांड बहुत ज़्यादा दूसरी कंट्रीज़ में होती है। इसके अलावा बहुत से पानियों में बहुत ज़्यादा फ़िशेस जो हैं वो डेवलप हो रही होती हैं। तो ये हमें इसका सबसे पहला यूज़ खुराक का है कि ये हमें खुराक की सूरत में फ़िश और शेलफिश जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये डिफरेंट स्पीसीज़ जो होती हैं, इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं फ़िशेस की जो हम लोगों को मिलती हैं। इसके अलावा सेकंड इस पे वेल मछली जो होती है वो नॉट अ फिश, वो मछली नहीं होती, वो मैमल्स की टाइप होता है, वर्म ब्लडेड मैमल्स होता है। सेकंड क्या है? वेले, जो कि फिश नहीं है, दिस इज नॉट अ फिश, ये मछली नहीं है, ये मैमल्स है।
warm blooded mammals and have been hunted from earliest time. There are many type of whales. The large begin the ब्लो व्हेल, जिसको सबसे बड़ी व्हेल जो है वो ब्लो व्हेल है, जो कि तकरीबन 33 मीटर लंबी है और उसका वेट तकरीबन 190 टन उसका वेट है। और इसको बहुत से लोग जो हैं वो पकड़ के इसको अपने काम में लेकर आ रहे हैं। तकरीबन 20वीं सदी में बहुत से तरीके यूज़ किए गए जिसकी मदद से व्हेल्स को किल किया गया और इसको इस डिफरेंट कामों के लिए इसका ऑयल हासिल किया गया, इसके गोश्त हासिल किया गया, इसके बोन्स के लिए और दूसरे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता रहा है। तो व्हेल को खुसूसन जापानीज़ जो हैं वो इसका खुराक, इसके गोश्त को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके अलावा उन्हें ये कमर्शियल रीज़न के लिए भी व्हेल की ज़रूरत होती है, जिसके लिए ये इसको पकड़ रहे हैं, इसके ऊपर सर्च कर रहे हैं। थर्ड वन इसमें आ जाता है सी वीड्स। ये बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उसमें समंदर के अंदर। ये केमिकल सोर्स ऑफ केमिकल्स हैं, इनकी मदद से हमें बहुत से केमिकल्स हासिल हो जाते हैं, जैसे कि पोटाशियम, आयोडीन। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ जो होता है केमिकल यूज़ ये थिक करने के लिए, आइसक्रीम की थिकिंग के लिए, सलाद क्रीम के लिए, कॉस्मेटिक के लिए और बहुत से दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये इस तरह के प्रोडक्ट्स में ये यूज़ हो रही है। इसके अलावा इसको ऑलरेडी फिश आर बीइंग फाउंड इन मैनी प्लेसेस, बहुत सी जगह पर फिश फॉर्म्स बनाए जा रहे हैं जहाँ पर इसको भी सी बीड्स को भी करने की ज़रूरत महसूस की जा रही है। इस सी बीड्स के बाद मिनरल्स आ जाते हैं। ओशन जो है ये सोर्स ऑफ साल्ट है। वार्मर कंट्रीज़ में, गर्म कंट्रीज़ में इसमें से नमक बहुत इजीली आसानी से इससे हासिल किया जा सकता है। ये नमक हासिल करने का सबसे बड़ा ज़रिया है। जब सूरज की शुआएं पानी पर ये वहाँ पर गर्म इलाकों में बाकायदा समुद्रों के पास बाहर जगह बना दी जाती है, वहाँ पर पानी का रास्ता रोक दिया जाता है, वहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है और पानी इकट्ठा होने की वजह से सूरज की शुआओं की मदद से वो पानी बुखरात बनकर उड़ जाता है और हमें उसकी जगह नमक हासिल हो जाता है। ये नमक के अलावा डिफरेंट मिनरल्स जो हैं उसके अलावा वो भी हमें इससे हासिल होते हैं, जैसे कि ऑयल हो गया, गैस हो गई, ये भी हम लोगों को ओशन से ही हासिल होते हैं। तो ये समुंदर के यूजेस हैं, ओशन के यूजेस हैं जो कि हम लोगों को प्रोवाइड हो रही हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो एनर्जी का है। एनर्जी किस तरह हमें ओशंस दे रहे हैं? एनर्जी हमें ओशंस इस तरह दे रहा है कि जब समुद्रों के पास बहुत बड़ी बड़ी टरबाइंस लगा दी जाती हैं, डायनेम्स बना दी फिट कर दिए जाते हैं और जब समुद्र की लहरें वहाँ से मूव करती हैं, उस टरबाइन के अंदर से गुजरती हैं तो वो उस टरबाइन को चलाने का मोर्चे बनती हैं, जिससे वो टरबाइन चलती है। जब वो ओपन होती है, उसके अंदर पानी जाता है, वो चलती है तो वो इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, बिजली बनाती है। लेकिन चूँकि ये बट इट डज नॉट प्रोवाइड अ ग्रेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं कर रही, लेकिन फिर भी इससे कुछ हद तक हम लोग एनर्जी अपनी हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा इसके कुछ मौसमी असरात भी होते हैं। ये तो हम लोगों ने समुद्र के यूजेस यहाँ तक पढ़े। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का वो है वो मौसमी असरात और उसकी वजह है कि क्या मौसमी असरात होते हैं, क्या होता है। Weathering is the process by which landforms such as rock, clouds, beaches and even soil are eroded and over the period of time. वाटर किस तरह वेदरिंग या इसके वजह बनता है? तो जब स्ट्रीम्स, नदी नाले या माउंटेन जो है, माउंटेन से जब पानी निकलता है और वो अपना रास्ता बनाता हुआ गुजरता है तो वो रास्ते में आने वाले जो छोटे छोटे पत्थर या रॉक्स होते हैं तो वो उनको तोड़ने की वजह बनता है और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स टूट के उस पानी के अंदर शामिल होते रहते हैं। एक वजह ये होती है। सेकंड ये होता है कि जब बारिश होती है, बारिश का पानी जब
चट्टानों के ऊपर गिरता है और अक्सर वो बहुत ज़ोर के उनके ऊपर गिर रहा है, जिसकी वजह से वो चट्टानें टूटकर उनका पानी जो है वो उस पानी में शामिल होती जा रही हैं और वो माउंटेन आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर होल होते जा रहे हैं। और होल होने की वजह से जब पानी उसके अंदर इकट्ठा होता है और सर्दी या मौसम सर्द होने की वजह से वहाँ पर वो पानी फ्रीज हो जाता है। पानी फ्रीज होने की वजह से वो पहाड़ खुद ब खुद टूटना शुरू हो जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि रेन जो है वो अपने अंदर डिफरेंट गैसेस को डिसॉल्व कर लेती है, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड को, और मेक अ मेल्ट एसिड। तो वो हमारी रॉक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा असर करते हैं, जिसकी वजह से वो चट्टानें टूटकर गिरना शुरू कर जाती हैं। ये तो था पानी का, कि पानी किस तरह हमारी चट्टानों को तोड़ने का या पे असर करता है। अब सेकंड जो इसका वजह होती है वो है विंड, हवा। विंड क्या होती है? जब स्ट्रॉन्ग बहुत तेज़ हवा चलती है तो ये अपने साथ कुछ छोटे छोटे नन्हे टीनी पार्टिकल्स ऑफ उसके रॉक के और सैंड के लेकर ये चलती है। ये जब ये पार्टिकल्स किसी जगह से फुल स्पीड से जाकर ये जगह पे टकराते हैं तो वहाँ पर मौजूद जो चीज़ होती है, कोई रॉक हो जाती है या कोई चीज़ हो जाती है, तो वो उसके ऊपर बहुत ज़ोर से लगते हैं। आहिस्ता, ये अमल एकदम से नहीं होता, ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता होने वाली अमल है, लेकिन जब ये वहाँ पर लगातार इसके ऊपर असर करते जाते हैं तो वो रॉक्स आहिस्ता आहिस्ता टूटकर छोटे छोटे पीसीज में चेंज होना शुरू कर देती हैं। थर्ड वन, लास्ट वन है सनशाइन, सूरज की छाएं। आपको पता है कि सूरज जो है वो बहुत ज़्यादा हीट देता है हम लोगों को, ये हमारी एनर्जी की वजह भी है, ये हीट की वजह भी है। तो दिन के वक्त जब सूरज बहुत ज़्यादा हीट पैदा कर रहा है तो पहाड़ें, ये चट्टानें जो होती हैं वो बहुत गर्म हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है तो वो बहुत ठंडी हो जाती हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है कभी ठंडे होने का कभी गर्म होने का, तो ये प्रोसेस उन चट्टानों को तोड़ने का बायस बनता है। एक्सट्रीमली टेम्परेचर आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्लोजन, कि ये चट्टानों को तोड़ने का सबब बनता है कि रात में ठंडी दिन में गर्म, रात में ठंडी दिन में गर्म। ये जब ठंडा गर्म होता रहता है वो चट्टानें खुद ब खुद क्रैक होकर टूटना शुरू कर देती हैं। जी स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 की रीडिंग कंप्लीट हो गई। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स नोट्स की सूरत में प्रोवाइड कर दिए गए हैं, आप लोगों के हाथों में हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स। मैं यहाँ पर को एक बार रीड आउट करूँगी ताकि आप इसको अच्छे से समझ लें, ध्यान से देख लें, ताकि आपका अगर अबाउट क्वेश्चन आंसर कोई कन्फ्यूजन है तो आपको वो कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। द अर्थ, चैप्टर नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में कि व्हाट डू यू नो अबाउट पेंगिया एंड पेंथेला। मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि बहुत साल पहले हमारी ज़मीन पर सिर्फ ज़मीन ही थी, ह्यूज लैंड ऑफ मास था जिसको पेंगिया कहा गया था, जो ग्रीक में इसका मतलब ऑल ज़मीन ऑल अर्थ है, और पेंथेसिया जो है वो ह्यूज वाटर मास है, ग्रीक में इसको पानी के नाम से जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन है आपका नेम सम फेमस माउंटेन रेंज ऑफ हिंदुकुश, पामीर, हिमालय, कराकोरम। व्हाट डू यू नो अबाउट वोल्केनो ऑफ करकटा। मैंने आपको बताया है कि इंडोनेशिया में 1883 में वोल्केनो एक्सप्लोड हुआ था और बहुत शदीद था। इसमें तकरीबन 3,60,000 जो लोग हैं वो मारे गए थे, तकरीबन 40 मीटर हाई था, और इसका एक्सप्लोजन जो था वो 4000 किलोमीटर तक सुना गया था कि इतनी इसकी आवाज़ थी। में मोस्ट ऑफ वर्ड आर ऑल प्रेजेंट इन मुस्लिम वर्ल्ड। एट द टाइम ऑफ पेंगिया के टाइम में क्या था कि प्लांट्स जो थे वो ज़मीन के अंदर ही डाइड हुए जा रहे थे प्लांट्स, और वहीं पे आहिस्ता आहिस्ता अंडरग्राउंड होना शुरू हो गए। जब उनके ऊपर वेट आना शुरू हो गया तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ऑयल की शक्ल इख्तियार कर ली। डेट इज़ वाई मोस्ट ऑफ ऑयल, इस वजह से बहुत से मुस्लिम वर्ल्ड में भी ऑयल पाया जाता है, क्योंकि उस वक़्त कुछ माउंटेन रेंज जो थी वो मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ मुंतकिल हो गई थी, कुछ दूसरी तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन। मरीना ट्रेंच जो है ये सबसे डीपेस्ट पार्ट है। इफ़ माउंट एवरेस्ट 8,840 मीटर इज़ पुट इन द बॉटम, इसमें रख दी जाए तब भी इसकी सरफेस जो है 2.2 किलोमीटर बच जाएगी। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ओशन, कि ये हमारी बारिश की
सबब बनता है, ये हमारे टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, ये ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये सोर्स ऑफ फूड एंड मिनरल्स है। स्टेट द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन कोस्टल एंड लैंड एरिया। Coastal area like Karachi 31.4 in June and 70.7 in January, and the land area like Lahore have 40.0 in June and 12.2 in January. Write some effects of current. Current के कुछ effects. Current डिस्ट्रीब्यूट द प्लांट्स अराउंड द वर्ल्ड। करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट जगह जगह प्लांट्स को पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोकोनट टी, ये कैसे करते हैं कि कोकोनट जो है एक जगह पे लगा हुआ है, वहाँ से वो टूट के उसका बीज जो है वो समंदर में गिरा, वहाँ पानी की मदद से, ओशन की मदद से वो बहता हुआ किसी और जगह पर चला गया, वहाँ पे जाके वो रुक गया, वहाँ पर ही कोकोनट का प्लांट जो है वो निकल आया। तो ये हेल्प करता है उस चीज़ की। और इसके अलावा करंट हेल्प पीपल टू अर्ली टाइम टू मूव अबाउट अर्थ। इसके अलावा करंट पहले वक्तों में इंसानों की ज़मीन पर मूव करने में भी मदद करते थे। वह कैचिंग द व्हील इज बैंड। क्यों व्हील को पकड़ने पर पाबंदी लगा दी गई है? इन पोजीशन ऑफ व्हील पॉपुलेशन, व्हील के पॉपुलेशन की वजह से ये, क्योंकि ये बहुत सीरियस केस हो गया था, बहुत ज़्यादा ये ख़त्म होना शुरू हो गई थी, नापैद होना शुरू हो गई थी, तो सिंस 1982 में इसके ऊपर बैन लगा दिया गया था। लेकिन जैपनीज़ जो है वो इसको फूड के तौर पर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और ये इसको कमर्शियल मेथड में भी यूज़ करते हैं। तो उनकी कोशिश यही होती है कि वो इसको किसी न किसी तरह इसको यूज़ कर लें। लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन टाइड्स। टाइड्स के ऊपर नोट लिखें। इफ़ यू हैव बीन द कोस्ट यू हैव नोन द ट्विस्ट टू ट्राइन टू सी। हमें पता है, अगर हम समुद्री इलाके के पास रहे तो हमें पता होता है कि समुद्र में दिन में 2 दफ़ा पानी जो है वो ऊपर चढ़ता है और नीचे उतरता है, जिसको हम लोग जिसकी वजह हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटी को बोलते हैं। तो ये जब वो पानी ऊपर जाता है तो उसको हाई, और जब वो नीचे आता है तो उसको लो टाइड कहा जाता है। तो इसकी वजह जो होती है वो सन और मून की मैग्नेट पावर होती है, और जिसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी बोला जाता है। तो दिन में सूरज की वजह से ये कार्रवाई अमल में आती है, और रात में चांद की वजह से। डेट इज बॉडी ऑफ वाटर इज हायर एंड क्वार्टर टाइम ऑफ टू बी लोअर। सेकेंड वन है व्हाट इज वेटरिंग एंड देयर इज अफेक्ट। ये प्रोसेस होता है जिसमें लैंडफॉर्म जो होती है वो आहिस्ता आहिस्ता ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के साथ साथ टूटना शुरू कर जाती है, जिसमें पानी और विंड स्ट्रॉन्ग का जिक्र किया गया है। यहाँ पर बाकी टॉपिक्स को इन्होंने छोड़ दिया है, सिर्फ 2 टॉपिक्स बताए हैं, वाटर और विंड स्ट्रॉन्ग। वाटर की मदद से मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब नदियाँ जो होती हैं वो अपना रास्ता बनाते हुए पहाड़ों में से निकलती हैं तो अपने साथ साथ छोटे छोटे पीस भी रॉक्स के तोड़ के अपने साथ मिलाकर लेती चली जाती हैं। तो जब ये छोटे छोटे पीस जाते हुए रास्ते में किसी और से टकराते हैं तो ये वहाँ से मज़ीद मिट्टी को अपने अंदर शामिल कर लेते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर वो क्रैक का या दूसरी वजह का मौजू बनते हैं। विंड स्ट्रॉन्ग जो बहुत ताकतवर हवा अपने अंदर बहुत टिनी पार्टिकल्स रखती हैं। जब वो पार्टिकल्स की लेयर किसी से टकराती हैं, पहाड़ से टकरा रही हैं या किसी रॉक से टकरा रही हैं, तो वो उसको तोड़ने का मौजू बनती हैं। सनशाइन सूरज की हीट की वजह से चट्टानें दिन में गर्म होती हैं और रात में वो ठंडी होना शुरू हो जाती हैं। तो ये सडन चेंज प्रोड्यूस क्रैक, तो ये अचानक से चेंज होने वाला जो हालात हैं ये उन रॉक्स को तोड़ने का सबब बनते हैं। जिस स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 2 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीटेड क्वेश्चन आंसर्स एंड रीडिंग। I hope you have understand that. Okay जी, Allah Hafiz, take care.